हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, बीजांडों के प्रकार टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोजेनेसिस और गुरु युग्मक जनन यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मादा जनन अंग यानी कि जायांग के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोइशियम कहते हैं। गाइनोइशियम की एक इकाई अंडक कहलाती है, या कार्पल या मेगास्पोरोफिल और कभी कभी पिस्टल भी कहते हैं। एक अंडक जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है और वो बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर की तरफ फ्री एंड पर वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, नीचे की तरफ स्वेलन फूला हुआ भाग जिसे अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं, और दोनों को जोड़ने वाली संरचना स्टाइल कहलाती है। स्टिग्मा पर पॉलिनेशन के दौरान, परागण के दौरान परागकण यानी कि लघु बीजाणु आकर ठहरते हैं, या पॉलिनेशन में ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करती है, ग्रहण करती है। स्टाइल से पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ जाती है और ओवरी के जो मेन पार्ट है ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, बीजांड होते हैं, जो बीजांड आसन पर लगे हुए होते हैं, प्लासेंटा पर लगे हुए होते हैं। बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है यानी कि भ्रूण कोश होता है, जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है नॉर्मली, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाला होता है। तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, ये पोलन ट्यूब को लेकर जाती है। ओवरी मेन पार्ट होता है, ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल्स यानी कि बीजांड लगे होते हैं। ओव्यूल में एम्ब्रियोसैक होता है जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, और उसमें एक एग सेल होती है। एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट होती है, और जाइगोट जो होता है वो भ्रूण में यानी कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और बाद में एम्ब्रियो नया पौधे में विकसित होता है। गाइनोइशियम में एक या एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं, और जब एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं तो वो 2 कंडीशन में हो सकते हैं, या तो वो सभी आपस में फ्यूज हो सकते हैं, या सभी जो कार्पल्स है वो अलग अलग होते हैं। जब कार्पल्स फ्यूज होते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस, एग्जाम्पल सोलेनम और कैप्सुला। और जब सभी कार्पल्स फ्री होते हैं उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, यानी कि रोज और माइकेला में। कार्पल की इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ओव्यूल का जो प्लासेंटा से जो अटैचमेंट है यानी कि बीजांड आसन से जो अटैचमेंट है वो जिस संरचना से होता है, यानी कि जिस व्रंत की सहायता से वो प्लासेंटा से अटैच रहता है, हम उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। व्रंत का मतलब एक संरचना, स्टाक जो अटैच करती है। तो चूंकि बीजांड का स्टाक है इसलिए इसका नाम हो जाता है बीजांड व्रंत, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। जहां पर ये फ्यूनिकल यानी कि बीजांड व्रंत ओव्यूल से अटैच होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। बहुत सारे बीजांड में ये जो फ्यूनिकल होता है जहां अटैच होता है ओव्यूल से, वहां पर एक उभार बनाता है, उस जगह को हम बोलते हैं रेफी यानी कि रेफी। इंग्लिश में भी रेफी बोलते हैं, हिंदी में भी रेफी बोलते हैं। इसके बाद जो इसके ऊपर की तरफ 2 या 1 कवरिंग होती है, आवरण होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीगुमेंट। 2 होते हैं तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, यानी बाह्य अध्यावरण और अंतर्ध्यावरण। लेकिन जब एक ही होता है तो सिंपल इंटेगुमेंट कहलाता है। तो बाइटैगमिक ओव्यूल में 2 होते हैं, यानी कि जब ये अध्यावरण 2 होते हैं तब ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं बाइटैगमिक ओव्यूल, और जब 1 होता है तब उसे बोलते हैं यूनिटैगमिक ओव्यूल। यूनि माने 1 और बाई माने 2। तो
बाइटैगमिक ओव्यूल में दो कवरिंग होती है जिन्हें बाह्य और अंतः, आंतरिक और बाह्य इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण बोलते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है यानी कि बीजांडकाय कहलाता है, जो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है, जिसका काम फूड सिंथेसिस करना होता है। इसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब जहां से फ्यूनिकल निकलता है वहां से ये अटैच होने के बाद जो एंड होता है वो एंड जिस एंड से निकल रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर प्लासेंटा है और प्लासेंटा से ये फ्यूनिकल आकर जुड़ा हुआ है, तो ये इस एंड से निकला हुआ है। तो जिस एंड से ये फ्यूनिकल निकला होता है उसे हम कैलेजा यानी कि निभाग बोलते हैं, और इसके अपोजिट जो पार्ट होता है उसे हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइल एंड पर जो ये इंटेगुमेंट है, चाहे वो एक हो या चाहे दो हो, ये इंटेगुमेंट यहाँ पर इसको पूर्णतः कवर नहीं करती है, अर्थात थोड़ा सा पार्ट इसमें से अब बचा रह जाता है, जिससे एक पोर बनता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इसके बीच में जो एम्ब्रियो सैक होता है, इस एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। जब ये बनता है पहले 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4 न्यूक्लियाई, 4 से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, और 8 न्यूक्लियाई में से 4 एक पोल में बनते हैं, 4 एक पे बोलते हैं, यानी कि 4 कैलेजा एंड की ओर और 4 माइक्रोपाइल की ओर। इसमें से भी एक न्यूक्लियस इधर और इसमें से भी एक यहाँ आ जाता है, और दोनों ये न्यूक्लियाई पास पास आ जाते हैं, और इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक। जो कैलेजा एंड की ओर सेल्स होती हैं, न्यूक्लियाई की चारों तरफ साइटोप्लाज्म के इकट्ठा से बनते हैं, एंटीपोडल यानी कि प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं बोलते हैं। इनका काम न्यूट्रिशन का होता है। जो माइक्रोपाइल एंड की ओर 3 सेल्स बनती हैं, उसमें से एक सेल होती है एग सेल यानी कि अंड कोशिका, जो फीमेल गैमेट की तरह काम करती है, मादा युग्मक की तरह काम करती है। और इसके बराबर की जो 2 सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं साइनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिकाएं। साइनर्जिड्स में और एंटीपोडल दोनों में ही फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो है केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में या पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में, फीमेल गैमेट की ओर मेल गैमेट को अट्रैक्ट करने में सहायता करते हैं। एग सेल और सिनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती है। तो इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है कि फ्यूनिकल से ये अटैच होता है, जिसे बीजांड ग्रंथ बोलते हैं। जहां पर ये अटैच होता है वो हाइलम, जहां पर ये उभार बनाता है उसे रैफी। इसका जो मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस यानी कि बीजांडकाय, जहां से फ्यूनिकल निकलता है उसे कैलेजा भाग बोलते हैं, और इसके अपोजिट वाला पार्ट जो था माइक्रोपाइल एंड कहलाता है। इसके चारों तरफ 1 या 2 कवरिंग होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण। जब 2 होंगे तो आउटर और इनर इंटेगुमेंट, जब 1 होगा तो सिंपल एक इंटेगुमेंट। माइक्रोपाइल एंड की ओर जो इंटेगुमेंट है उसको कवर नहीं करते, छोटे से पार्ट में से एक पोर बनता है, इसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसके अंदर बीच में एक फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक होता है, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। ये एंटीपोडल सेल्स होती है, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं जो पोलर न्यूक्लियाई, आगे जाकर द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं, जिसमें एक मेन सेल एग सेल अंड कोशिका, 2 उसके बराबर में सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं, और दोनों मिलकर एग सेल और सिनर्जिड्स मिलकर क्या बनाती हैं, एग अपरेटस। बीजांड की संरचना के पश्चात अब हम आवर्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ेंगे। फ्यूनिकल, कैलेजा, माइक्रोपाइल इत्यादि की पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और उसके प्लासेंटा यानी कि बीजांडासन से झुकाव के आधार पर जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 6 मेन प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, तीसरा है हेमीट्रोपस, चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस, 5वां है एम्फीट्रोपस, छठा है सिरसिनोट्रोपस। सबसे पहले हम एट्रोपस पढ़ेंगे या ऑर्थोट्रोपस पढ़ेंगे। एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का, सबसे सरल प्रकार का ओव्यूल बीजांड होता है। इसमें हमें केवल 2 बातें याद रखनी है, क्या कि फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, कैलेजा और एम्ब्रियो सैक। फ्यूनिकल, कैलेजा, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, ये सीधी एक रेखा में होगी, यानी कि सभी संरचनाएं एक सीधी स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में होते हैं। इसीलिए ये सबसे सरल और सबसे आसान संरचना वाला ओव्यूल है, और इसमें
सभी चीजें सीधी रेखा में नजर आती हैं। एग्जाम्पल इसका पान, काली मिर्च और पॉलीगोनल। क्योंकि ये सभी स्ट्रेट लाइन में लगी हुई, तो इसलिए इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी बोल देते हैं। दूसरा है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में हमें दो बातें मेन याद रखनी है कि ये सबसे कॉमन प्रकार का बीजांड है, ओव्यूल है, यानी कि ये अधिकांश एंजियोस्पर्मिक फैमिली 80% एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज जो होती हैं, फैमिलीज होती हैं, उनमें पाया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन प्रकार का ये ओव्यूल था, इसलिए इसको टिपिकल ओव्यूल बोलते हैं। इसमें हमें क्या रखना है कि कैलेजर माइक्रोपाइल इसमें स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये 180 डिग्री पर टर्न कर जाता है। जो सिंपल ओव्यूल होता है वो 180 डिग्री पर टर्न करा हुआ होता है, घूम जाता है, इसीलिए ये वाली संरचना और ये वाली दोनों अलग अलग है। जो माइक्रोपाइल यहां था वो यहां जाता है, यानी कि वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा जाता है, इसलिए इसको इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। तो इसमें कैलेजर और माइक्रोपाइल एक रेखा में ही होते हैं, लेकिन हाइलम और माइक्रोपाइल साइड बाय साइड होते हैं, अर्थात बराबर बराबर में होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो चना, मटर, सेम और अधिकांश एंजियोस्पर्म्स है, और 80% स्पीशीज फैमिलीज में यही पाया जाता है। थर्ड टाइप का जो ओव्यूल है वो है हेमिट्रोपस, और फोर्थ टाइप हम पढ़ेंगे कैम्पाइलोट्रोपस। थर्ड टाइप जो है हेमिट्रोपस। तो हेमिट्रोपस जो ओव्यूल है उसका मतलब क्या होता है कि कैलेजर और माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में तो होते हैं, लेकिन वो फ्यूनिकल के साथ समकोण बनाते हैं, और इस प्रकार के ओव्यूल को हम बोलते हैं हेमिट्रोपस। तो उसमें हमें दो बातें याद रखनी, केवल क्या कि कैलेजर और माइक्रोपाइल सीधी रेखा में, दूसरी बात फ्यूनिकल के साथ ये दोनों क्या बनाते हैं, समकोण, यानी कितना कोण, समकोण। तो इन दो बातों के साथ ये ओव्यूल क्या हो गया, हेमिट्रोपस, जिसमें कैलेजर माइक्रोपाइल सीधी रेखा में और फ्यूनिकल के साथ वो समकोण बनाते हैं। एग्जांपल रेननकुलस, प्रिमुला और गोल्फिन। फोर्थ वन जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में हमें 2-3 बातें याद रखनी है। क्या कि बीजांड यानी कि ओव्यूल में कर्वेचर होता है, वो कर्व्ड होता है, अर्थात वो मुड़ जाता है। यानी कि बीजांड में कर्वेचर होता है, वो मुड़ता है, वो कर्व्ड होता है, लेकिन एम्ब्रियोसैक में कर्वेचर नहीं होता, अर्थात एम्ब्रियोसैक कर्व्ड नहीं होता, एम्ब्रियोसैक नहीं मुड़ता, एम्ब्रियोसैक सिंपल रहता है। तो बीजांड यानी कि ओव्यूल में तो कर्वेचर होगा, ओव्यूल तो कर्व्ड होगा, मुड़ेगा, लेकिन एम्ब्रियोसैक नहीं मुड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, माइक्रोपाइल और कलेजा सीधी रेखा में नहीं होते, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में न होकर फ्यूनिकल के पास आ जाते हैं। ये भी इधर आ जाता है और ये भी इसके पास आता है। यानी कि हमें दो बातें याद रखी इसमें कि बीजांड कर्व्ड हुआ, कर्वेचर हुआ, उसमें मुड़ा, लेकिन एम्ब्रियोसैक में कर्वेचर नहीं होता, एम्ब्रियोसैक नहीं मुड़ता। दूसरी बात, माइक्रोपाइल कलेजा सीधी रेखा में नहीं, बाकी ज्यादातर में अभी तक हमने कहा देखा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में ना होकर कहां होते हैं, वो फ्यूनिकल के पास आ जाते हैं। इसके एग्जांपल है लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स, चिनोपोडिएसी फैमिली के मेंबर्स। पांचवें टाइप का ओव्यूल है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फी माने क्या होता है, बोथ। तो हमें याद क्या रखना है इसमें कि ये इससे पहले वाला जो था कैम्पाइलोट्रोपस उस जैसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या है, दो अंतर समझिए इसमें कि ये पहले वाले कैम्पाइलोट्रोपस में जो कर्वेचर होता है वो कम होता है, यानी कि वो कम मुड़ता है, लेकिन इसमें कर्वेचर और ज्यादा होता है, अर्थात ये और ज्यादा मुड़ जाता है। तो बीजांड और अधिक मुड़ा हुआ होता है, कर्वेचर अधिक होती है कैम्पाइलोट्रोपस से, प्लस इस कर्वेचर के कारण, इसके ज्यादा मुड़ने के कारण जो एम्ब्रियोसैक होता है वो भी कर्व हो जाता है, और हॉर्सशू शेप्ड, यानी कि हॉर्सशू शेप जो होता है वो यानी घोड़े के नाल की तरह ही कर्व रहता है। तो इसमें हमें दो चीजें याद रखनी, कैम्पाइलोट्रोपस जैसा ही है, बस अंतर क्या है कि कैम्पाइलोट्रोपस से ज्यादा कर्वेचर होता है, इसमें ज्यादा कर्व हो जाता है, और इस कर्वेचर के कारण एम्ब्रियोसैक भी कर्व हो जाता है, और एम्ब्रियोसैक कर्व होने का मतलब है अब वो घोड़े के नाल की तरह कर्व हो गया, अर्थात हॉर्सशू शेप्ड हो गया है। इसके जो एग्जांपल है वो लेमना, पोस्ट, गुलाबास है। लास्ट और सिक्स्थ वन है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस में आपको क्या समझना है कि इसमें बीजांड एक बार, जो सीधा बीजांड था वो एक बार मुड़ा ऐसे 180 डिग्री पर, फिर वो और मुड़ के वापस सीधा हो जाता है। इसका मतलब अब जो बीजांड की बॉडी है वो फ्यूनिकल पर 360 डिग्री पर मुड़ जाती है। पहले वो ऐसा था, फिर वो ऐसे हुआ 180 डिग्री पर, फिर वो वापस घूमकर ऐसे आ गया। तो पहले वो ऐसे था,
फिर वो ऐसे मुड़ा और उसके बाद फिर वापस मुड़ने के बाद सीधा हो गया। इसका मतलब अब जो कर्वेचर हुआ है, बॉडी जो कर्व्ड हुई है, वो फ्यूनिकल पर 360 डिग्री पर होती है, यानी कि एक बार सीधा ओव्यूल उल्टा हुआ और उसके बाद वापस सीधा हुआ। इसके बाद इसके कारण जो इसका फ्यूनिकल होता है उसको चारों तरफ से घिरे हुए होता है। तो दो ही चीजें याद रखनी है हमें कि बीजांड एक बार मुड़कर दोबारा से सीधा होता है, 360 डिग्री पर बॉडी होती है फ्यूनिकल से, और फ्यूनिकल बीजांड के संपूर्ण शरीर को घेरे रहता है। ये किसे पाया जाता है? नाग फनी में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांडों के प्रकार के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे नाम से चल रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस माने फॉर्मेशन किसका? मेगास्पोर्स यानी कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण। ओव्यूल के अंदर द्विगुणित मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन के द्वारा अगुणित मेगास्पोर्स यानी कि अगुणित हैप्लॉइड गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन, यानी कि ओव्यूल के अंदर डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। जब ओव्यूल का निर्माण होता है तो प्लासेंटा से ओव्यूल के निर्माण के समय न्यूसिलस जो होता है, इसका मेन पार्ट जो होता है ओव्यूल का, वो एक गोल राउंड उभार के रूप में, आउटग्रोथ के रूप में विकसित होता है। इसकी सारी सेल्स समान होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, यानी कि होमोजीनस, अनडिफरेंशिएटेड और मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब विभज्योतक ऊतक होता है, यानी कि जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभज्योतक होती है। यानी कि इसकी सारी सेल कैसी हैं? विभज्योतक है, इनमें विभाजन की क्षमता है, मेरिस्टेमेटिक है, सारी सेल एक जैसी हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड होने का मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड होने का मतलब क्या है? जिनमें विभेदीकरण नहीं हुआ है, जिनमें आगे जाकर विभेदीकरण होगा, अभी विभेदीकरण नहीं हुआ है, ऐसी सेल्स क्या कहलाती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती है। विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ग्रुप ऑफ सेल या कोई सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक होती है, विभाजन की क्षमता होती है, वो समान प्रकार की सेल्स किसी विशेष टिश्यूज या किसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होती है, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इस पूरे सेल के मास के चारों तरफ एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, अधिस्तरीय स्तर होता है, और उसकी एक सेल अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसमें घना साइटोप्लाज्म हो जाता है कोशिका द्रव, और उसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। अब इसको हम बोलते हैं प्रपूसी कोशिका यानी कि आर्किस्पोरियल सेल। अब ये आर्किस्पोरियल सेल जो होती है वो पेरिक्लिनल डिवीजन से डिवाइड होती है। अब यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है और एंटीक्लिनल क्या होता है। अब इसको समझने के लिए, हमें याद रखने के लिए, हमें इसे याद कैसे रखेंगे? याद रखने का फंडा क्या है कि P से पेरिक्लिनल है और P से पैरेलल, मतलब समांतर, ये समांतर दिशा है। यानी कि जो भी सरफेस के समांतर यानी कि पैरेलल विभाजन होगा, ना ही हमें माइटोसिस पढ़ना, ना हमें मियोसिस पढ़ना, हमें समझना क्या है कि कोई भी विभाजन जो सरफेस के पैरेलल होता है, पैरेलल से मतलब समांतर होता है। अगर सरफेस ऐसी है तो ऐसे विभाजन हो रहा है, सरफेस ऐसे है तो विभाजन ऐसा होगा। तो जो भी पैरेलल होगा, P फॉर पैरेलल, P फॉर पेरिक्लिनल, वो डिवीजन क्या कहलाएगा? पेरिक्लिनल। और दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस ऐसी है, डिवीजन ऐसे हो रहा है 90 डिग्री पर, समकोण पर। तो जो डिवीजन पैरेलल होगा सरफेस से, अगर सरफेस ऐसी है तो ऐसे हो रहा है, सरफेस ऐसे हो तो ऐसे हो रहा है। लेकिन जो डिवीजन पैरेलल ना, पैरेलल में तो होगा ऐसे है तो ऐसे ही होगा डिवीजन, लेकिन परपेंडिकुलर से दूसरा, यानी कि जो एंटीक्लिनल में परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर में क्या, सरफेस अगर ऐसे है तो डिवीजन ऐसे होगा, सरफेस अगर ऐसे है तो डिवीजन ऐसे होगा। यानी कि जो 90 डिग्री पर होगा, समकोण पर होगा, वो एंटीक्लिनल, और जो समांतर होगा सरफेस के वो पैरेलल। तो यहाँ पर अभी पहली जो ये आर्किस्पोरियल सेल है वो पेरिक्लिनल डिवीजन से डिवाइड होती है और दो सेल बनाएगी। बाहर वाली प्राइमरी पैराइटल सेल यानी कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका, क्योंकि ये बाहर की तरफ की संरचनाएं बनाएगी, और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स
यानी कि प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, जो आगे जाकर मेगास्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। अब जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स है वो तो इसके बाहर का एरिया बनाएगी, जबकि जो ये प्राइमरी स्पोजिनस सेल्स है सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। और ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है अब वो डिवाइड होती है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगी किससे? मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होगी। और अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर एक लीनियर टेट्राड यानी कि चतुष्क बनाती है, रेखीय चतुष्क बनाती है 4 गुरु बीजाणुओं का। अब जो कैलेजा की ओर उपस्थित एक लघु बीजाणु होता है वो अब क्रियात्मक रहता है, यानी कि वो फंक्शनल रहता है, जबकि बाकी जो माइक्रोपाइल की ओर जो बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, वो धीमे धीमे नष्ट होने लगते हैं। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है किसका? प्राइमरी पैरेटल सेल्स का, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। जो टेनिसिन्यूक्लिएट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं गैमोपेटलस ग्रुप में, जो गैमोपेटली होते हैं जिनमें पेटल्स फ्यूज रहते हैं उन्हें हम गैमोपेटली बोलते हैं, उस ग्रुप में टेनिसिन्यूक्लिएट टाइप का ओव्यूल होता है, वहां पर उसका जो डेवलपमेंट होगा वो कम होगा, और जबकि इससे कम विकसित ओव्यूल बनेगा। लेकिन जो पॉलीपेटली फैमिली है जहां पर पेटल्स खुले हुए होते हैं वहां पर क्रेसिन्यूक्लिएट टाइप का ओव्यूल बनता है, और वहां पर जो क्रेसिन्यूक्लिएट टाइप के ओव्यूल में इसका डेवलपमेंट अधिक होता है। अब तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस है उसको हम एक बार समराइज कैसे करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का बनना। किससे? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। इसके बाद ओव्यूल के बनते समय न्यूक्लियस एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर निकलता है जिसके चारों तरफ एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है। सारी सेल्स जो एपिडर्मिस से घिरी हुई हैं वो होमोजीनस है, अनडिफरेंशिएटेड है, और ये समान प्रकार की होती हैं। अब इसमें से हाइपोडर्मिस की एक सेल आर्किस्पोरल सेल की तरह काम करने लगती है, वो बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म भरा हो जाता है और न्यूक्लियस में डिस्टिंग हो जाता है। अब वो डिवाइड होती है पेरिक्यूलर रीजन से, 2 सेल बनाएगी, बाहर वाली प्राइमरी पैरेटल सेल, अंदर वाली प्राइमरी स्पोजिनस सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल्स डिवाइड होकर बाहर का पोर्शन बनाएगी, वॉल बनाएगी, जबकि प्राइमरी स्पोजिनस सेल्स सीधे ही किसकी तरह काम करने लगती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स यानी कि गुरु बीजाणुओं का टेट्राड यानी चतुष्क बनाती है, जो रेखीय होता है, लीनियर होता है। माइक्रोपाइल वाले 3 गुरु बीजाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो कैलेजा की ओर गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर होता है वो नॉर्मली फंक्शनल रहता है। मेगास्पोरोजेनेसिस के पश्चात अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेगागैमेटोजेनेसिस यानी कि गुरु युग्मक जनन या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास या एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण। जो एम्ब्रियोसैक है यानी कि जो भ्रूणकोश है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है यानी कि मादा युग्मकोद्भिद होता है। जो मेगागैमेटोजेनेसिस है वो मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट होता है। मोनो माने 1, स्पोरिक मतलब एक, यानी कि जब किसी चीज का विकास एक स्पोर से होता है तब उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक। अगर 2 से होता है तो बाइस्पोरिक, 4 से होता है तो टेट्रास्पोरिक। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो मोनोस्पोरिक होता है, क्योंकि अभी जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो एक ही रहता है, बाकी 3 मेगास्पोर जो होते हैं 4 में से डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक कहलाता है, और इसे पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इसको स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में पहली बार डिस्कवर्ड किया था, खोजा था। तो सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड होकर 4 टेट्राड बनाती है, लीनियर टेट्राड बनाती है, और उसमें से 3 माइक्रोपाइल वाले जो मेगास्पोर्स यानी गुरु बीजाणु होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो शेष बचता है वो फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहलाता है, और वो कैलेजा एंड की ओर होता है। अब इसका जो केंद्रक होता है, एक माइटोसिस से डिवाइड होकर 2 केंद्रक बनाएगा, दूसरे डिवीजन से डिवाइड होकर वो 4 बनाएगा, और तीसरे से डिवाइड होकर वो 8 बनाएगा। और इनमें से हर जो न्यूक्लियस होता है वो एक एक न्यूक्लियस एक एक पोल की ओर जाता है, एक माइक्रोपाइल एंड की ओर, एक कैलेजा एंड की ओर। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 हो गए, 4 से बाद 8 हो गए, तो 8 न्यूक्लियाई में से 4 न्यूक्लियाई जो एक पोल पर होते हैं, 4 न्यूक्लियाई जो एक पोल पर होते हैं, उनमें से एक एक केंद्रक सेंटर में आता है, एक एक केंद्रक सेंटर में आता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब जो माइक्रोपाइल एंड की ओर सेल्स होती हैं, जो न्यूक्लियाई होते हैं, उनके चारों तरफ जब वॉल फॉर्मेशन होकर सेल्स बनती है, उसमें से एक सेल जो होती है एग सेल यानी कि अंड कोशिका बनती है,
दूसरी सेल्स जो बराबर में होती है उनके वो सिनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिकाएं बनती है और दोनों को मिलाकर क्या कहलाते हैं, एग अपरेटस कहलाते हैं। इसमें फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें लेकिन कम विकसित होते हैं, जो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई वाली जो सेंट्रल सेल होती है उसमें दो न्यूक्लियाई एक सेल होती है, बाकी सभी इसमें एक एक केंद्रक होता है। इसीलिए जो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है वो 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर से माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3 के बाद 8 केंद्रक, 8 में से 4 एक पोल पर, 4 एक पोल पर। इन 4 में से जो एक केंद्रक है एक सेंटर में, इन 4 में से एक सेंटर में से बीच में 2 आ गए, वो पोलर न्यूक्लियर में आते हैं, सेंट्रल सेल हो गई है। और जो दोनों पोलों पर 3-3 केंद्रक बनते हैं, उनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होने से 3-3 सेल बनती है, 3 इधर 3 बनती है। ये वाली सेल जो होती है कैलेजा वाली वो एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। जो माइक्रोपाइल की होती हैं वो सेंट्रल सेल बड़ी होती है थोड़ी सी, वो एग सेल कहलाती है, जो बराबर में होती है सिनर्जिड्स कहलाती है। और सिनर्जिड्स और एग अपरेटस मिलकर क्या बनाते हैं, सिनर्जिड्स और एग सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं। इस प्रकार से एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जिसे मेगा गैमेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये मोनोस्पोरिक होता है क्योंकि एक ही स्पोर से बनता है, और पॉलीगोनम टाइप का आता है क्योंकि ये पॉलीगोनम में डिस्कवर्ड किया था स्ट्रासबर्गर ने। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।